वायुलन की गूंज। एक रूह की दास्तान नादिन। पहला हिस्सा। खामोश साजा चित्राल के करीब वाक़े पहाड़ी कस्बा खोशनवा, जहां सर्दियों में बर्फ चारों तरफ चादरें बच्छा देती है और गर्मियों में कुदरत के रंग बिखर जाते हैं। ऐसे ही एक मौसम खिजा में ईशा का सफर खत्म हो गया था। वही ईशा जिसकी अंगुलियों में वायुलन के तार जिंदगी पाते थे, जिसकी धनों पर परिंदे चहकना रोक देते थे और जिसके साज की आवाज सुनते ही बुजुर्गों की आंखों में नमी आ जाती थी। आयशा खोशनवा के वाहिद स्कूल में मौसीकी की उस्ताद थी। उसकी उम्र महज 22 बरस थी, मगर उसकी वायुलन पर महारत ऐसी थी कि लाहौर से आने वाले मूसीकार भी उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सकते थे। उसके वालिद, जो खुद एक माहिर सतार नवाज थे, ने उसकी तरबियत बचपन से ही शुरू कर दी थी। हर शाम ईशा स्कूल के मौसीकी हाल में बच्चों को साज बजाना सिखाती और जब सब चले जाते तो अकेले वायुलन पर अपनी रूह को ढालती। लोग कहते कि आयशा की मौसीकी में पहाड़ों की विसात, दरियाओं का बहाव और चित्राल की वादियों की हुसैनी की सदा होती थी। लेकिन एक दिन किस्मत ने क्रोट बदली। बर्फबारी के बाद ईशा स्कूल से घर लौट रही थी। उसके हाथ में वायुलन का कीस था और चेहरे पर वही हमेशा वाली मुस्कुराहट। अचानक पहाड़ी पर से एक बर्फानी तौदा गिरा और ईशा उसकी जिद में आ गई। खोशनवा पर खामोशी छा गई। हर तरफ मातिम था। बच्चे रोते थे, बड़े आंसू बहाते थे और ईशा के वालिदीन की आहें आसमान को छूती थीं। ईशा के साथ उसका वायुलन भी दफन कर दिया गया, क्योंकि ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। मौसीकी मेरी रूह है और वायुलन मेरा साथी। अगर मैं न रहूं तो मेरा साज भी मेरे साथ रहे, उसने एक बार कहा था। आयशा की मौत के बाद खोशनू के लोगों ने महसूस किया कि स्कूल का मौसीकी हाल खामोश हो गया है। कोई नया उस्ताद नहीं आया और बच्चों ने भी साज बजाना छोड़ दिया। ऐसा लगता था जैसे मौसीकी भी आयशा के साथ चल बसी हो। मगर फिर कुछ अजीब वाकयात शुरू हुए। दूसरा हिस्सा। चांदनी में साज। आयशा की मौत के 3 महीने बाद एक चांदनी रात थी। खुशनवा में सब सो रहे थे। सिर्फ पहाड़ों की चोटियों पर चांद की रोशनी चमक रही थी। इसी रात फेरूज चौकीदार, जो स्कूल की नगहबानी करता था, ने कुछ सुना। हल्की सी आवाज वायुलन की मौसीकी हाल से आ रही थी। फेरूज ने सोचा शायद कोई बच्चा शरारत कर रहा है। वो मौसीकी हाल की तरफ बढ़ा, मगर जब वो वहां पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था, मगर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ईशा की पसंदीदा धन, जिसे वो अक्सर शाम को बजाती थी। कौन है वहां? फेरूज ने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर आवाज बंद नहीं हुई। आस ने चाबी से दरवाजा खोला तो देखा कि हाल खाली है। कोई नहीं था वहां, मगर मौसीकी की आवाज अब भी आ रही थी। फेरूज के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। इसने जल्दी से हाल छोड़ दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। अगली चांदनी रात फिर वही आवाज आई। इस बार स्कूल के करीब रहने वाले कुछ लोगों ने भी उसे सुना और फिर एक हैरत अंगेज बात सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने मौसीकी हाल की खिड़की से एक खूबसूरत लड़की को वायुलन बजाते देखा और वो ईशा से बहुत मिलती जलती थी। खोशनवा में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता कि ईशा की रूह वापस आ गई है, कोई कहता कि ये सब ख्याली है। बहुत से लोग डर गए। कुछ लोग रात को स्कूल के पास जाने से डरने लगे और कुछ मजीद हकीकत जानने के लिए बेताब थे। आयशा के वालिद उस्ताद सलीम ने भी ये अफवाहें सुने। एक रात वो खुद मौसीकी हाल के बाहर खड़े हो गए। जब चांद निकला और वायुलन की आवाज आने लगी तो उन्होंने खिड़की से झांका। वह कहते हैं कि उन्होंने ईशा को देखा मौसीकी हाल के स्टेज पर वायुलन बजाते हुए, ठीक वैसे ही जैसे वो जिंदगी में बजाती थी। उस्ताद सलीम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर जब वो मौसीकी हाल में दाखिल हुए तो वहां कोई नहीं था। वायुलन की आवाज भी गायब हो चुकी थी। मेरी बेटी, आराम से जाओ, तुम्हारी रूह को सुकून मिले, वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ बोले। लेकिन ईशा की रूह आराम से नहीं गई। हर चांदनी रात वायुलन की आवाज स्कूल के मौसीकी हाल से आती रही। वक्त गुजरता गया और ये बात खुशनवा के बाहर भी फैल गई। लोग चांदनी रातों में ईशा की रूह को देखने के लिए आते
मगर बहुत कम लोगों को उसे देखने का मौका मिलता। कुछ माहिरीन ने कहा कि ये एक कुदरती पदीदा है, कुछ ने कहा कि ये रूहानी वाक़या है, लेकिन खुशनुमा के लोग जानते थे कि ईशा की रूह उनके दरमियान है और वो अभी आराम से जाने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा हिस्सा। नया तालिब इल्म। 1 साल गुजर गया और खुशनु में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। लोग अब भी ईशा की कहानियां सुनाते और चांदनी रातों में स्कूल से आने वाली वायवुलन की आवाज सुनते। ये अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। फिर एक दिन स्कूल में एक नया तालिब इल्म दाखिल हुआ, अहमद। वो इस्लाम आबाद से आया था। उसके वालिद का तबादला खुशनु के सरकारी अस्पताल में हुआ था। अहमद 10वीं जमात का तालिब इल्म था, लंबा, डबला पतला और हमेशा किताबों में डूबा रहने वाला। अहमद को किसी ने ईशा के बारे में बताया और वो इस कहानी में बहुत दिलचस्पी लेने लगा। उसे मौसीकी से भी लगाव था, खास तौर पर वायलिन से, जिसे वो इस्लाम आबाद में सीखता था। क्या हमारे स्कूल में मौसीकी की क्लासेस होती हैं? अहमद ने अपने क्लास टीचर से पूछा। नहीं, ईशा टीचर के जाने के बाद से हमने मौसीकी की क्लासेस बंद कर दी हैं और फिर कोई मौसीकी हाल में जाने की हिम्मत भी नहीं करता, टीचर ने जवाब दिया। अहमद को ये बात अजीब लगी। क्या मैं मौसीकी हाल देख सकता हूँ? उसने पूछा। टीचर ने हचकचाते हुए कहा, ठीक है, मगर सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना, रात को वहां नहीं रहना। आसी दिन स्कूल के बाद अहमद मौसीकी हाल गया। ये एक पुरानी इमारत थी, लकड़ी के फर्श और बड़ी खिड़कियों के साथ। अंदर मट्टी और पुराने कागज की महक थी। स्टेज पर कुछ पुराने साज रखे हुए थे, मगर कोई वायलिन नहीं था। अहमद ने हाल में चक्कर लगाया, दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखा। एक तस्वीर पर उसकी नजर ठहर गई। एक खूबसूरत लड़की वायलिन के साथ मुस्कुराते हुए। उसके नीचे लिखा था, आयशा अली, मौसीकी की उस्ताद, 1999-2021। तो ये है आयशा, अहमद ने खुद से कहा। अचानक अहमद को महसूस हुआ कि कमरे में हवा का एक झोंका आया है और उसकी गर्दन पर एक ठंडी सी सांस महसूस हुई, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने सोचा और हाल से बाहर आ गया। आस रात अहमद अपने कमरे में लेटा हुआ ईशा के बारे में सोच रहा था। क्यों उसकी रूह आराम से नहीं गई? क्या कोई नातमाम काम है जो वो पूरा करना चाहती है? आसी वक्त चांद निकला और बहुत दौड़ से वायलिन की आवाज आने लगी। अहमद ने खिड़की से बाहर देखा, स्कूल की तरफ, और उसे यकीन हो गया कि आवाज वहीं से आ रही है। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन अपनी जैकेट उठाई और घर से बाहर निकल गया। सड़क सुनसान थी, सिर्फ चांद की रोशनी में नहा रही थी। वायलिन की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी, जैसे उसे अपनी तरफ बुला रही हो। स्कूल पहुंचकर अहमद ने देखा कि मौसीकी हाल की खिड़कियों से रोशनी आ रही है, जैसे अंदर कोई मोमबत्ती जला रहा हो। उसने आहिस्ता से हाल के दरवाजे को धकीला और हैरत की बात, ये खुल गया। अंदर स्टेज पर अहमद ने देखा ईशा, वही लड़की जिसकी तस्वीर उसने देखी थी, वायलिन बजा रही थी। वो एक सफेद लिबास में थी और उसका वजूद थोड़ा शफाफ सा दिखाई दे रहा था, जैसे वो यहाँ है भी और नहीं भी। अहमद सांस रोके खड़ा रह गया। ईशा ने अपनी आंखें खोलें और उसे देखा, मगर वायलिन बजाना जारी रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, एक ख्वाहिश, एक पुकार। ईशा, अहमद ने पूछा, अपनी आवाज को मजबूत रखने की कोशिश करते हुए। वायलिन की आवाज बंद हो गई। ईशा ने अहमद की तरफ देखा और फिर वो गायब हो गई, जैसे हवा में घल गई हो। पीछे सिर्फ खामोशी रह गई और मोमबत्ती की रोशनी भी बुझ गई। अहमद ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसकी रोशनी में हाल को देखा। वहां कोई नहीं था, मगर स्टेज पर कुछ पड़ा हुआ था, एक पुराना सा कागज। वो स्टेज पर गया और कागज उठाया। आस पर म्यूजिक नोट्स थे, एक धन के, और नीचे लिखा था, मेरा आखिरी कॉन्सर्ट, नामुकम्मल, चौथा हिस्सा। राज की तलाश। अगला दिन अहमद सीधा उस्ताद सलीम के घर गया। वो ईशा के वालिद से मिलना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि उसने क्या देखा है। उस्ताद सलीम का घर स्कूल से थोड़ी दूर था। कदीम तरस का एक मकान,
जिसके बाहर एक छोटा सा बागीचा था। अहमद ने दरवाजे पर दस्तक दी और एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। सलाम अलैकुम, मैं अहमद हूं, मैं स्कूल में नया तालिब इल्म हूं। क्या आप उस्ताद सलीम हैं? अहमद ने पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। जी हां, मैं सलीम हूं, आओ अंदर आओ। उस्ताद सलीम ने अहमद को अंदर बुलाया। घर के अंदर हर तरफ साज रखे हुए थे, सितार, तबला, सारंगी और कई और। दीवार पर ईशा की कई तस्वीरें लगी थीं, मुख्तलिफ उम्रों में, हमेशा वायोलिन के साथ। मैं आपकी बेटी ईशा के बारे में बात करना चाहता था, अहमद ने कहा। उस्ताद सलीम की आंखें नम हो गईं। मेरी बेटी, वो बहुत खूबसूरत थी हर तरह से। उसकी मौसीकी में जान थी, रूह थी। मुझे पता है, मैंने उसे देखा है, अहमद ने आहिस्ता से कहा। उस्ताद सलीम हैरत से अहमद की तरफ देखने लगे। क्या मतलब? मैंने कल रात उसे मौसीकी हाल में वायोलिन बजाते देखा और उसने मुझे ये दिया। अहमद ने कागज दिखाया जो उसने हाल में पाया था। उस्ताद सलीम ने कागज लिया और उसे देखा। उनके हाथ कांपने लगे। ये ईशा के आखिरी कॉन्सर्ट का प्रोग्राम है। वो खुशनुमा में एक बड़ा कॉन्सर्ट देने वाली थी, अपनी खुद की तसनीफ कराई हुई धन बजाने वाली थी। लेकिन वो हादिसा, कॉन्सर्ट कभी नहीं हुआ। अहमद को समझ आ गया, ईशा की रूह इसलिए आराम से नहीं गई क्योंकि इसका आखिरी कॉन्सर्ट नामुकम्मल रह गया था। उस्ताद सलीम के चेहरे पर रोशनी आई। हाँ, ये हो सकता है। ईशा हमेशा कहती थी कि उस कॉन्सर्ट में वो अपनी रूह डाल रही है। ये उसके लिए बहुत खास था। फिर हमें क्या करना चाहिए? अहमद ने पूछा। उस्ताद सलीम की आंखों में चमक आई। हमें उसका कॉन्सर्ट पूरा करना चाहिए। 5वां हिस्सा। आखिरी कॉन्सर्ट था। उस्ताद सलीम और अहमद ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। उन्होंने खुशनुमा के लोगों को बताया कि वो ईशा की याद में एक कॉन्सर्ट का इनेकाद करना चाहते हैं, इसी प्रोग्राम के मुताबिक जो ईशा ने अपने आखिरी कॉन्सर्ट के लिए बनाया था। लोगों ने इस ख्याल का इस्तकबाल किया। ईशा से मोहब्बत करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो सब इसमें शामिल होना चाहते थे। स्कूल इंतजामिया ने भी इजाजत दे दी। मौसीकी हाल को साफ कराया गया और कॉन्सर्ट की तैयारियां शुरू हो गईं। अहमद और उस्ताद सलीम ने मिलकर ईशा की तसनीफ की गई धन को सीखा। उस्ताद सलीम ने कहा कि अहमद वायोलिन बजाएगा और वो खुद सितार पर उसका साथ देंगे। आज दौरान अहमद ने हर चांदनी रात मौसीकी हाल में गुजारी, ईशा की मौसीकी सुनी और कभी कभी उससे बातें भी की। हालांकि ईशा ने कभी जवाब नहीं दिया, वो बस बजाती रही और अहमद सुनता रहा। हम तुम्हारा कॉन्सर्ट पूरा करेंगे ईशा, मैं वादा करता हूँ, अहमद ने एक रात कहा। कॉन्सर्ट का दिन आ गया, 15 अप्रैल, वही दिन जब ईशा का असल कॉन्सर्ट होना था, 1 साल पहले। मौसीकी हाल खुशनुमा के लोगों से भरा हुआ था और कई लोग दौड़ दौड़ से भी आए थे। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और हाल ईशा की तस्वीरों से सजा हुआ था। अहमद स्टेज पर आया, अपना वायोलिन लिए हुए। उसके पीछे उस्ताद सलीम सतार के साथ बैठे थे और कई और मकामी मौसीकार भी थे जो दफ, रबाब और दीगर साज बजाने के लिए तैयार थे। आज हम ईशा अली की याद में उसका आखिरी कॉन्सर्ट पूरा करने जा रहे हैं, अहमद ने माइक्रोफोन में कहा। ये धन ईशा ने खुद तसनीफ की थी और उसे चांदनी की गूंज का नाम दिया था। अहमद ने वायोलिन उठाया और बजाना शुरू किया। पहले हल्की सी आवाज, फिर बतदरीज बुलंद होती हुई। धन में चित्राल के पहाड़ों की मजबूती, दरियाओं की रवानी और चांदनी रातों की सुकून थी। जैसे ही मौसीकी अपने औज पर पहुंची, कमरे में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। लोगों ने देखा कि मोमबत्तियों की रोशनी लहराने लगी और फिर सब इलाह वायोलिन की गूंज, एक रूह की दास्तान मुकम्मल। 5वां हिस्सा, आखिरी कॉन्सर्ट जारी। जैसे ही मौसीकी अपने औज पर पहुंची, कमरे में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। लोगों ने देखा कि मोमबत्तियों की रोशनी लहराने लगी और फिर सबकी नजरों के सामने एक शफ्फाफ सी शक्ल जाहिर हुई। ईशा इसी सफेद लिबास में अहमद के पास खड़ी हो गई। हाल में खामोशी छा गई। लोग सांस रोके देखते रहे। कुछ लोग डर के मारे उठ खड़े हुए
कुछ हैरत से बैठे रहे। उस्ताद सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा, इन्होंने धीमी आवाज में कहा। आयशा मुस्कुराई और उसने अहमद की तरफ देखा, जो अभी भी वायलिन बजा रहा था, हिम्मत से, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। ईशा ने अपने हाथ अहमद के हाथों पर रखे और दोनों एक साथ वायलिन बजाने लगे। अब धन और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा जादुई हो गई। उस्ताद सलीम और दीगर मूसीकार भी उनका साथ देने लगे। हाल मौसीकी की खूबसूरत आवाजों से गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे सारी कायनात इस मौसीकी में डूब गई हो। जब धन अख्तिताम पर पहुंची तो ईशा ने अहमद की तरफ देखा और मुस्कुराई। शुक्रिया, उसने कहा, एक आवाज जो हुआ में तीरती हुई सी लगी। मेरी धन मुकम्मल हो गई है। और फिर सबकी आंखों के सामने ईशा की शक्ल हुआ में घुल गई, जैसे एक खूबसूरत ख्वाब था जो थम गया हो। इसके जाने के बाद हाल में एक अजीब सी रोशनी और खुशबू रह गई, जैसे फूलों की महक और चांदनी की रोशनी एक साथ मिल गई हो। लोग चंद लम्हों तक चुप रहे, फिर तालियां बजने लगे, आहिस्ता आहिस्ता, फिर जोर से, ताकि पूरा हाल तालियों की गूंज से भर गया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, जबकि कुछ मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज देखी हो। उस्ताद सलीम स्टेज पर आए और अहमद को गले लगा लिया। मेरी बेटी आजाद हो गई है, उन्होंने आंसुओं भरी आवाज में कहा। तुम्हारा शुक्रिया मेरे बेटे। छोटा हिस्सा। राज कशाई कॉन्सर्ट के बाद खुशनुमा पर एक नया सुकून छा गया। लोगों ने कहा कि अब चांदनी रातों में मौसीकी हाल से वायलिन की आवाज नहीं आती। ईशा की रूह आराम से चली गई थी। अहमद को इस वाकये के बाद शहरत मिल गई। लोग उसे रूह से बात करने वाला लड़का कहने लगे। उसे इस बात पर हैरत होती कि उसने जो कुछ देखा वो वाकई था या नहीं, लेकिन उसको पता था कि यह सब हकीकत था। आयशा के वालिदीन ने अहमद को ईशा का वायलिन दिया, वही जो उनकी बेटी हमेशा बजाती थी। ये अब तुम्हारा है, उन्होंने कहा। ईशा चाहती होगी कि ये किसी ऐसे शख्स के पास रहे जो उसे समझ सके। अहमद ने वायलिन कबूल किया और उसे संभाल कर रखा। स्कूल में उसने मौसीकी की क्लासेस शुरू करने की इजाजत मांगी और इंतजामिया ने खुशी से हाँ कहा। जल्द ही मौसीकी हाल फिर से बच्चों की खुशियों से भर गया और वायलिन की आवाजें फिर से गूंजने लगे। एक शाम जब अहमद मौसीकी हाल में अकेला बैठा था, उसने ईशा का वायलिन उठाया और उसे देखने लगा। उस पर एक नाम खुदा हुआ था, नूर। क्या ये वायलिन का नाम है? अहमद ने खुद से पूछा। अगले दिन उसने उस्ताद सलीम से पूछा। जी हाँ, ईशा ने अपने वायलिन का नाम नूर रखा था, रोशनी के मानी में, उन्होंने जवाब दिया। वो हमेशा कहती थी कि मौसीकी उसकी रोशनी है जो अंधेरों में भी उसे राह दिखाती है। अहमद को ये बात बहुत पसंद आई। तो यही था ईशा का राज, वो मौसीकी के जरिए रोशनी फैलाना चाहती थी। दिनों के गुजरने के साथ अहमद ने ईशा के मुताल्लिक मजीद जाना। उस्ताद सलीम ने उसे बताया कि ईशा सिर्फ मौसीकी ही नहीं बल्कि शायरी भी करती थी और उसकी एक डायरी थी जिसमें वो अपने ख्यालात लिखती थी। ये लो, मेरी बेटी की डायरी। उस्ताद सलीम ने अहमद को एक नीले रंग की डायरी दी। शायद तुम इसमें कुछ ऐसा पा सको जो हम नहीं देख सके। अहमद ने रात को डायरी पढ़ी। इसमें ईशा की जिंदगी की कहानी थी, उसके ख्वाब, उसकी ख्वाहिशात और उसकी मौसीकी का सफर। आखिरी सफहात पर ईशा ने अपने आखिरी कॉन्सर्ट के बारे में लिखा था। मैं चाहती हूं कि मेरा आखिरी कॉन्सर्ट एक ऐसा हो जिसे लोग हमेशा याद रखें। मैंने उस धन में अपनी पूरी रूह डाल दी है। ये सिर्फ मौसीकी नहीं बल्कि मेरी कहानी है, मेरी जिंदगी की दास्तान है। मैं चाहती हूं कि लोग उसे सुनकर महसूस करें कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और मौसीकी कितनी ताकतवर। अगर कुछ हो जाए और मैं ये कॉन्सर्ट न दे सकूं तो मुझे अफसोस होगा। मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन कोई मेरी धन को पूरा करे और मेरी कहानी को जिंदा रखे। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आई कि आयशा की रूह क्यों आराम से नहीं गई थी। वो अपनी कहानी पूरी करना चाहती थी, अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। आज रात अहमद ने ख्वाब में ईशा को देखा। वो एक रोशन मकाम पर थी, चारों तरफ मौसीकी की आवाजें थीं और वो मुस्कुरा रही थी।
शुक्रिया अहमद, उसने कहा। तुमने मेरी कहानी को समझा और पूरा किया। अब मैं आराम से जा सकती हूँ। क्या तुम अब कभी वापस नहीं आओगी? अहमद ने पूछा। आयशा मुस्कुराई। मैं हमेशा मौसीकी में रहूंगी। हर उस धन में जो तुम बजाओगे, हर उस नोट में जो तुम लिखोगे, मेरी कहानी अब तुम्हारी भी है। ना 7वां हिस्सा। मौसीकी का 2 सालों बाद अहमद एक मशहूर मौसीकार बन गया। उसने खोशनवा से निकलकर पूरे मुल्क में मौसीकी का सफर किया, मगर हमेशा याद रखा कि उसका सफर कहाँ से शुरू हुआ था। वो अक्सर खोशनवा वापस आता, स्कूल के मौसीकी हाल में बच्चों को सिखाता, और हर साल 15 अप्रैल को वो ईशा की याद में एक कॉन्सर्ट का इनेकाद करता। एक साल उसने ईशा की जिंदगी पर मबनी एक मौसीकी एल्बम बनाया जिसका नाम था चांदनी की गूंज। ये एल्बम पूरे मुल्क में मकबूल हुई और लोगों ने ईशा की कहानी जानी। खोशनवा में लोग अब भी ईशा की कहानी सुनाते हैं, कैसे एक लड़की की रूह चीन से नहीं रही जब तक उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, और कैसे एक नए तालिब इल्म ने उसे सुकून दिलाया। ये कहानी मोहब्बत, मौसीकी और उम्मीद की बन गई। उस्ताद सलीम बूढ़े हो गए, मगर उन्होंने मौसीकी सिखाना जारी रखा। वो अक्सर कहते, जब तक मौसीकी जिंदा है, ईशा भी जिंदा है। वक्त के साथ खोशनवा में बदलाव आए, नई इमारतें बने, नई सड़कें बने, मगर स्कूल का मौसीकी हाल वैसा ही रहा, एक यादगार की तरह जहां ईशा की कहानी हमेशा के लिए महफूज थी। एक शाम जब अहमद अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में था, वो मौसीकी हाल में अकेला बैठा था, ईशा का वायोलिन हाथ में लिए हुए। उसने हल्की सी धन बजाई, वही जो उसने सालों पहले ईशा के साथ बिजाई थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अहमद को महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। उसने मुड़कर देखा और वहां ईशा थी, जवान और खूबसूरत, जैसे वक्त ठहर गया हो। तुम वापस आ गई, अहमद ने मुस्कुराकर कहा। मैं कभी गई ही नहीं थी, ईशा ने जवाब दिया। मैं हमेशा यहाँ थी, तुम्हारे साथ, तुम्हारी मौसीकी में। मैं थक गया हूँ, ईशा, अहमद ने कहा। मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ, बहुत कुछ सुन चुका हूँ, तो फिर आओ मेरे साथ चलो। ईशा ने अपना हाथ बढ़ाया। वहाँ बहुत सारी मौसीकी है, बहुत सारे साज हैं, बहुत सारे तराने हैं। अहमद ने ईशा का हाथ थाम लिया और दोनों मौसीकी हाल से बाहर निकल गए, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ मौसीकी थी, सिर्फ रोशनी थी, सिर्फ मोहब्बत थी। अगली सुबह लोगों ने मौसीकी हाल में अहमद को पाया, शांति से सोते हुए, ईशा का वायोलिन उसके सीने से लगा हुआ और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट। वो दुनिया से रुखसत हो चुका था, मगर उसकी मौसीकी, उसकी कहानी और ईशा की याद हमेशा जिंदा रहेगी। 8वां हिस्सा। मेरा साज भी। खोशनवा में ईशा और अहमद की कहानी जिंदा है। स्कूल के मौसीकी हाल का नाम अब ईशा अहमद मौसीकी हाल है और वहां हर साल मौसीकी के प्रोग्राम होते हैं। आयशा का वायोलिन नूर अब स्कूल के म्यूजियम में रखा हुआ है और उसकी हिफाजत की जाती है। कहते हैं कि कभी कभी चांदनी रातों में अगर आप दिल से सुने तो आपको वायोलिन की हल्की सी आवाज सुनाई दे सकती है और 2 रूहों की मुस्कुराहटें महसूस हो सकती हैं। खोशनवा के लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि मौसीकी सिर्फ आवाज नहीं बल्कि रूह की जबान है, और कहते हैं कि अगर आप मोहब्बत और एहतराम से मौसीकी सुने तो आप ईशा और अहमद की कहानी समझ सकते हैं। स्कूल में हर साल एक मुकाबला होता है जहां तुलबा वायोलिन बजाते हैं और जीतने वाले को आयशा अहमद अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड के साथ एक संदूक आता है जिसमें आयशा की डायरी की एक कॉपी और अहमद की तसनीफ कराई हुई मौसीकी की किताब होती है। पहाड़ी कस्बे से परे दुनिया के कई हिस्सों में ईशा और अहमद की कहानी पहुंच चुकी है। मौसीकार अक्सर चांदनी की गूंज बजाते हैं, फिल्म साज इस कहानी पर फिल्में बनाते हैं और मुसन्निफीन इससे मुतासिर होकर कहानियां लिखते हैं। कहते हैं कि कभी कभी जब कोई मौसीकार पूरी लगन और मोहब्बत से वायोलिन बजाता है तो ईशा और अहमद की रूहें इस के पास आती हैं और उसे इल्हाम देती हैं। और अगर आप कभी चित्राल के करीब खोशनवा जाएं और रात को स्कूल के मौसीकी हाल के पास से गुजरें तो शायद आप भी वायोलिन
की आवाज़ सुन सकें और दो रूहों की कहानी समझ सकें जो मौसीकी की वजह से हमेशा के लिए जड़ी हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत, मौसीकी और रूह का रिश्ता वक्त और मौत से भी गहरा है, और कि जो चीज़ें हमें सच्चे दिल से अजीज होती हैं वो कभी फना नहीं होते। आयशा और अहमद की रूहें हमेशा खौशनू के पहाड़ों, इसकी वादियों और सबसे बढ़कर इसकी मौसीकी में जिंदा रहेंगी और उन्हें सुनने वाले हर दिल में एक खास जगह रखेंगी।